अस्सलाम वालेकुम क्लास। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था, इसके अलावा इसका प्रिंसिपल भी देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। अब जो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट अ बॉडी फेस्ड व्हेन टर्निंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जितनी रेजिस्टेंस वो फेस करेगा उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इनर्शिया इज इक्वल टू मैस इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब मैस इंटू आर स्क्वायर। अब माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रिकॉल करें जो हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें हमारे पास 3 एक्सिस थे। फर्स्ट एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद जो वर्टिकल में आ जाएगी, अगर इसके परपेंडिकुलर देख लें, वर्टिकल को छोड़ें, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर में देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में देखें तो हमारे पास जी एक्सिस है। अब ये जो आपको एक कॉर्नर सा नज़र आ रहा है, ये सेम वैसा ही कॉर्नर बनेगा जैसा हमारे पास किसी रूम का कॉर्नर होता है। तो आप ये देखें, ये हमारे पास कॉर्नर है, एक वॉल इस तरफ है, एक वॉल इस तरफ है, तो ये 3 एक्सिस हैं। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन 3 एक्सिस पे रोटेट करवाना होता है, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आ जाए तो हम देखते हैं कि इसका एंगल कितना था। जैसे C2 रोटेशन है, C3 रोटेशन है, C4 रोटेशन है, कौन सी रोटेशन इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी इन्हीं 3 एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लोग कह देते हैं कि वो IA है। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लोग कह देते हैं IB, और जो जी एक्सिस पे होगा उसे हम कह देते हैं IC। अब इन 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन के लिए हमने इन्हीं 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस पे अगर रोटेशन हो रही है तो वो हमारे पास IA है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया A है, साइड A। वाई एक्सिस पे हो रही है तो IB होगा, और जी एक्सिस पे हो रही है तो IC होगा। और इसी तरह अब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम वाई एक्सिस को भी IA कह सकते हैं और बाकी दोनों को IB और IC। मॉलिक्यूल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है लीनियर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वन है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, थर्ड वन है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ वन है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इसकी रोटेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल को बिल्कुल थोड़ा सा रोटेट करेंगे और ये सिमेट्रिकल आ जाएगा, मतलब इसका लेस देन 1 एंगल पे भी ये सिमेट्रिकल आ जाएगा, क्योंकि ये है ही लीनियर मॉलिक्यूल। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हम रोटेशन कैसे करते थे, तो आप लोग अपनी पीछे वाले सिमेट्री के चैप्टर को रिकॉल कर लें, जिसमें एक्सिस हम देखते थे कि एक्सिस को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेस देन 1 डिग्री पे भी रोटेट किया, मतलब 90 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, हमने अभी लेस देन 1 पे किया तो फ़ौरन से मॉलिक्यूल दोबारा सिमेट्रिकल आ गया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ने रेजिस्टेंस फेस की है वो इक्वल है 0 के। मतलब हमने अभी पीछे देखा था कि हमने एक्स एक्सिस को कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेम दिया था, IA का, तो यहाँ पे IA जो है वो इक्वल होगा 0 के। उसके बाद अब हम इसको वाई एक्सिस में देखते हैं। तो वाई एक्सिस में देखेंगे, वाई एक्सिस में इसकी रोटेशन किस तरह से होगी, वर्टिकली। ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चला जाएगा और क्लोरीन जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन ऊपर चला गया, क्लोरीन नीचे आ गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं हुआ। उसके बाद हमने अगेन इसको रोटेट किया तो ये 90 के एंगल पे अब क्या होगा कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन की जगह ले ली और क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, फिर भी ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगेन हमने इसको 90 पे रोटेट किया तो अब ओवरऑल 270 की रोटेशन हो जाएगी। अब क्लोरीन ऊपर चला गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया। उसके बाद अगेन हमने 90 की रोटेशन दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा से उसी पोजीशन में आ गया, हमारे पास
जो स्टार्ट में पोजीशन थी उसी पोजीशन में अगेन आ गया। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ने रेजिस्टेंस फेस किया वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल की रोटेशन ही बहुत ज़्यादा की है, हमने उसको 360 पे रोटेट करवाया है। उसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल चाहिए या हमें आइडेंटिकल चाहिए या इक्विवेलेंट चाहिए। तो मॉलिक्यूल को हमने दोबारा से उसी पोजीशन में ले आए हैं। इस मॉलिक्यूल ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस किया है। इसके बाद हम अगेन देख लेते हैं अब कौन सा एक्सिस, मतलब आई बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम तीसरा एंगल देखते हैं आई सी। हम इसको जो 2 रोटेशन दी हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जब रोटेशन देंगे जी एक्सिस की तो हाइड्रोजन हमारे सामने आ जाएगा और क्लोरीन बैक साइड पे चला जाएगा। उसके बाद दोबारा 90 पे करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ले लेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। अब ये टोटल 180 की रोटेशन हो गई। उसके बाद हम अगेन 90 की देंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हमारी तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन बैक साइड पे चला जाएगा। अब ये टोटल 270 की रोटेशन हो गई। उसके बाद अगेन हम 90 की रोटेशन देंगे, टोटल 360 की रोटेशन हो गई और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब जो आई सी में जितनी रेजिस्टेंस फेस की है, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल ने जी एक्सिस में जितनी रेजिस्टेंस फेस की है वो इक्वल है आई बी के। जी एक्सिस में जितनी रोटेशन फेस की है वो वाई एक्सिस के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई बी वो इक्वल होगा आई सी के। आई ए इक्वल है 0 के। लीनियर मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनमें आई ए 0 के इक्वल है, आई बी जो है वो सी के इक्वल है, आई सी के इक्वल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होते। अगर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगा। ये लीनियर मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, जितने भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में, तीनों एक्सिस में एक जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मॉलिक्यूल को फेस करना पड़ता है, एक तरह का रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आई ए, आई बी और आई सी तीनों इक्वल होंगे। आई ए इज इक्वल टू आई बी और आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी और इसी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री होती है। और ये मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में जितने मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होती वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। तो जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स सेम टू सेम स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका एक एटम हमने रिप्लेस कर दिया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। एक्स एक्सिस है और जी एक्सिस है, उन दोनों में एक जैसा सिमेट्री एक जैसी होगी। लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन है वहाँ से अगर हम इसकी रोटेशन करें तो ये रोटेशन इसकी डिफरेंट होगी। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल इसका एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम कह देते हैं कि अब इसको रिप्लेस कर देते हैं आई ए से। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास आई ए है, आई बी और आई सी जो है वो एक्स एक्सिस और जी एक्सिस है। तो यहाँ पे जो आई बी है और आई सी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों आई ए के इक्वल नहीं होंगे और आई ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा था लीनियर में आई ए 0 के इक्वल था, बी और आई सी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल थे। लेकिन यहाँ पे आई बी और आई सी इक्वल हैं और ये दोनों आई ए के इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। जो आई ए है वो ग्रेटर हो सकता है आई बी और आई सी से, और आई ए लेसर हो सकता है आई बी और आई सी से। जैसे अब हमारे पास ये एग्जांपल जो हमने देखी है मिथाइल फ्लोराइड की, उसमें क्या है, आई ए लेस है आई बी और आई सी से। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स की ही कैटेगरी है प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और सेकंड, अगर हमारे पास ये केस हो जाए कि आई ए ग्रेटर है आई बी और आई सी से, आई बी और आई सी इक्वल हैं और आई ए इन दोनों से ग्रेटर है, उस टाइम में सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है।
सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं प्रोलेट और ऑब्लेट में। अगर आई ए ग्रेटर होगा आई बी और आई सी से, उस टाइम ये ऑब्लेट है, और अगर ये लेसर होगा उस टाइम में ये प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ही माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। उसके बाद फोर्थ वन आ जाता है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सारे एक्सिस जो हैं वो इक्वल नहीं होते, सारे एक्सिस की रोटेशन डिफरेंट होती है। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो ये आई ए इज़ नॉट इक्वल टू आई बी और आई बी इज़ नॉट इक्वल टू आई सी। इसमें सारे के सारे एंगल डिफरेंट होते हैं, सारे एक्सिस डिफरेंट होते हैं और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो ये भी मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। ये 4 कैटेगरीज थी हमारे पास माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें से 3 जो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज हैं वो माइक्रोवेव एक्टिव हैं और एक कैटेगरी माइक्रोवेव इनएक्टिव है। जितने भी मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव हैं वो डायटोमिक होंगे या पोलीएटॉमिक होंगे, वो मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक नहीं होंगे। तो हम डायटोमिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है किसके इक्वल होता है, आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 मैसेज होंगे और दोनों मैसेज में के 2 डिफरेंट डिस्टेंस होंगे। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका एक मैस m1 है, सेकेंड मैस m2 है, और जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक से फर्स्ट मैस तक का डिस्टेंस r1 होगा और वहाँ से सेकंड मैस तक का डिस्टेंस r2 होगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा r0। मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रही है, वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो ये बॉन्ड रिजिड बॉन्ड होगा। अब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो 2 मैसेज हैं और 2 डिस्टेंस है। ये इस तरह से आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब हम इसको r1 स्क्वायर को ओपन करके लिख सकते हैं r1 और इसी तरह r2 स्क्वायर को ओपन करके लिख सकते हैं r2 इंटू r2। तो हमने नेक्स्ट इस तरह से लिख दिया है i इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो r1 डिस्टेंस और r2 डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर r1 को रिप्लेस कर सकते हैं r2 से। इसी तरह r2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं r1 से। तो इसी तरह करते हैं i इज इक्वल टू m1 r1 r2 प्लस m2 r2 r1। हमने एक r1 को r2 से रिप्लेस कर दिया और एक r2 को r1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ से r1 और r2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसे कॉमन ले लेते हैं r1 r2 इंटू m1 प्लस m2। अब हम लोगों को पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है r0 वो इक्वल होता है r1 प्लस r2 के। तो यहाँ से हम लोग r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, या r1 की निकालना चाहें तो r1 की निकाल सकते हैं। पहले हम r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। r2 इज इक्वल टू r0 माइनस r1। जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका मैस और डिस्टेंस इक्वल होगा, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अब यहाँ पे हमने जो r2 की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास m1 r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r0 माइनस r1। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट की है r2 की। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो पहले इसे मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, उसके बाद रीअरेंज करते हैं। तो m1 r1 इज इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया m2 r0 माइनस m2 r1। अब r1 वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साइड पे ले जाते हैं। m1 r1 प्लस m2 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 r0। अब यहाँ से r1 कॉमन ले लेते हैं, r1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 r0, और r1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये r1 इज इक्वल टू m2 r0 ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह से हम लोग r2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब r1 और r2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे जो हम लोगों ने निकाली थी, i इज इक्वल टू r1 r2 इंटू m1 प्लस m2। तो यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगी i इज इक्वल टू m2 r0 ओवर m1 प्लस m2 इंटू m1 r0 ओवर m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2। अब हमारे पास ये m1 प्लस m2 है, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 है, इसका हम स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा m1 m2 r0 ओवर m1 प्लस m2। तो हम ये मैसेज को हम एक साइड पे लिख लेते हैं, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। अब ये मैसेज जो हैं ये म्यू के इक्वल होंगे, रिड्यूस्ड मैस के इक्वल होंगे। वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ जाएगी
आई इज इक्वल टू म्यू आर नॉट स्क्वायर के इक्वल। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। रिजिड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, ना वो डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ हमारे पास फिक्स्ड है, रिजिड है। तो अगर हमने इसी तरह जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ही मॉलिक्यूल अचीव कर सकता है। अगर मॉलिक्यूल के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो वो उतना ही लेवल अचीव कर सकता है, वो एकदम से लास्ट लेवल पे नहीं जा सकता, वो स्टेप वाइज नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन से एनर्जी लेवल को अचीव कर सकता है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए या रोटेशनल, जो मॉलिक्यूल रोटेशन में है उसकी रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक इक्वेशन डिराइव हुई थी, डेल्टा ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। अब ये एनर्जी जो है ये जाउल्स में है, और हम लोग जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी की बात करते हैं तो हम पर सेंटीमीटर में एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जाउल है उसे हम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जे हम किसको कह रहे हैं? रोटेशनल क्वांटम नंबर को। बाकी सब हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और बाकी हमारे पास ई जो है वो एनर्जी है। अब हम इस एनर्जी को जाउल से पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि एनर्जी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो होगा प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है सी ओवर लैम्डा, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सी ओवर लैम्डा। अब 1 ओवर लैम्डा हमारे पास इक्वल होता है न्यू बार के, जो वेव नंबर है उसके इक्वल होता है। एच सी को हम डेल्टा ई के नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई ओवर एच सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। 1 ओवर लैम्डा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? न्यू बार वेव नंबर। तो ये हमारे पास आ गया न्यू बार। अब इस टाइम एनर्जी जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम टोटल एनर्जी को, ये जो एनर्जी की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, उसको हम डिवाइड कर दें एच सी से, तो हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जाउल से पर सेंटीमीटर में। तो हम इसे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ एच सी के साथ। डेल्टा ई जे ओवर एच सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एच सी। अब यहाँ पर एच सी जो है वो ये जो एच सी वाला एच है वो एच स्क्वायर वाले एच से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो ई जे ओवर एच सी है वो ई एप्सिलॉन जे के इक्वल है। एनर्जी को एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एनर्जी वाला ई ही है। तो ई यहाँ पर ई जे या पर सेंटीमीटर एनर्जी इज इक्वल टू एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1। अगर कोई रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड है तो हमारे पास आई की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। तो एच ओवर 8 पाई स्क्वायर सी ऑलरेडी कांस्टेंट्स हैं ये सब। अब हम इस सारे कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं एक और कांस्टेंट के साथ जिसे हम कहते हैं बीटा, और ये रोटेशनल कांस्टेंट है। तो b इज इक्वल टू एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी है। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1 और पर सेंटीमीटर्स में है। अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उसके कौन कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स उसको अलाउड हैं, वो कौन कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल में रोटेट कर सकता है। जैसे हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जे 0 होगा, ठीक है, उस टाइम में कौन सा रोटेशनल एनर्जी लेवल होगा वो हम इसे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। b इंटू 0 प्लस 1, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। उस टाइम रोटेशनल एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 0 एनर्जी लेवल होगा। उसके बाद इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा। अगर हमारे पास J की वैल्यू 1 होगी तो रोटेशनल एनर्जी लेवल कौन सा होगा? B इंटू हमारे पास होगा 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो टोटल आ गया 2B। उस टाइम में रोटेशनल एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 2 होगा।
अब मॉलिक्यूल या तो 0 रोटेशनल लेवल पर होगा या 2 रोटेशनल लेवल पर होगा, दरमियान वाला कोई रोटेशनल लेवल नहीं होगा, या वो 0 पे होगा या वो 2 पे होगा। इसी तरह अगर J2 होगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर 2 होगा, उस टाइम में क्या होगा, B इंटू 2 और हमारे पास इंटू 2 + 1, तो ये टोटल हो जाएगा 6B। फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, J1 पर है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 2B, मतलब 2B एनर्जी अगर वो गेन करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ही वो उतने एनर्जी लेवल पर जा सकता है।